हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ लॉ। आज की वीडियो में हम समझेंगे रेस सब्जुडिस, जो कि सेक्शन 10 में बताया गया है सीपीसी के। इसका बेसिक मतलब यही है कि सेक्शन टी ये जो डील करता है, सेक्शन 10 ये डील करता है विद द स्टे ऑफ सिविल सूट्स। इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है रेस सब्जुडिस का, यानी कि इसका मीनिंग है अ कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड with the trial of a suit in which the matter in issue is directly and substantially in issue already directly and substantially in issue in a previous suit, and the court in which the previous suit is pending must be competent to grant relief claimed in the subsequent suit। मतलब एक कोर्ट जो है उसको ट्रायल से प्रोसीड नहीं करना है उस सूट के जिसका जो इशू है, जो मैटर इन इशू है, वो ऑलरेडी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है ना प्रीवियस सूट, यानी कि एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दिया गया है और जो यहाँ पे मैटर इन इशू है वो ऑलरेडी प्रीवियस सूट में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू में है। एंड वो कोर्ट जिसमें प्रीवियस सूट पेंडिंग है वो कॉम्पिटेंट है, उसके पास अधिकार है वो रिलीफ ग्रांट करने का जो कि सब्सिक्वेंट सूट दूसरे सूट में क्लेम किया गया है। तो ये जो सूट है, ये जो सेक्शन है, इसकी ओपनिंग लाइन खुद ही बोल रही है कि कोर्ट को प्रोसीड नहीं करना है विद द ट्रायल ऑफ ए सूट। यानी कि अगर इसका इंटरप्रिटेशन देखें तो ये जो सेक्शन है ये सूट के इंस्टीट्यूशन को बार नहीं कर रहा है। सूट अभी भी आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं पर उस सूट का ट्रायल नहीं होगा। ये सेक्शन बार कर रहा है सूट के ट्रायल को। अब ऐसा क्यों किया गया कि इंस्टीट्यूशन को बार नहीं करा गया पर ट्रायल को बार कर दिया गया है? तो इसलिए ऐसा किया गया जिससे कि उस दौरान अगर किसी पार्टी को इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो कम से कम वो इंटरिम ऑर्डर्स तो ऑब्टेन कर सकती है, कोर्ट इंजंक्शन दे सकता है, स्टे कर सकता है सूट को। तो इंटरिम ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, यानी कि सूट क्योंकि इंस्टीट्यूट हो चुका है तो इंटरिम ऑर्डर्स कोर्ट पास कर सकता है बट सूट का ट्रायल नहीं होगा। वो चीज बार करता है ये सेक्शन। एंड ये सेक्शन अपील्स एंड रिविजन पे भी अप्लाई होता है। तो यानी सब्सिक्वेंट सूट जो है वो स्टे हो जाता है, उस पर स्टे लगा दिया जाता है, उसको स्टे कर दिया जाता है बट उसको डिसमिस नहीं किया जाता है। एंड दिस सेक्शन ऑल्सो अप्लाइज टू अपील्स एंड रिविजन। बट अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10? तो इसका ऑब्जेक्ट जो है मेजरली थ्री फोल्ड है। फर्स्ट इज टू प्रिवेंट द कोर्ट ऑफ concurrent jurisdiction from adjudicating two parallel litigation at the same time in respect of the same cause of action, same subject matter and same relief। यानी कि दो कोर्ट हैं concurrent jurisdiction, दोनों के पास ही jurisdiction है और जिससे कि वो सेम सूट पे सेम जो मैटर है पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर है, उस केस में ये भी उसी सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहा है, वो भी उसी सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहा है और सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम रिलीफ भी मांगा जा रहा है, वो अपने फेवर में मांग रही है, अपने फेवर में मांग रहा है, या फिर वही सेम पार्टी ने सूट फाइल कर रखा है। तो सेम सब्जेक्ट मैटर के रिगार्ड में दो अलग अलग सूट चल रहे हैं। अब एक कोर्ट जो है वो ए के फेवर में डिसीजन दे देगा इन केस, और जो दूसरा कोर्ट है उसने बी के फेवर में डिसीजन दे दिया, तो यहाँ पे तो दो अलग अलग कॉन्ट्रोडिक्टरी डिसीजन आ जाएंगे। तो प्रिवेंट करने के लिए दो कंकरेंट कोर्ट जो हैं जिनके पास कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है वो एजुडिकेट ना करें पैरेलल लिटिगेशन पे, उसको प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन लेकर आया है। दूसरा है टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स है मतलब बहुत सारी सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम कॉज ऑफ एक्शन पे इतने अलग सूट क्यों फाइल करने हैं? ऑलरेडी केस कोर्ट जो है वो केसेस से ओवर बर्डन रहते, तो व्हाई टू इंक्रीज देयर बर्डन? So to avoid multiplicity of proceedings, and third is to prevent conflicting reliefs or conflicting decisions। दो कोर्ट जिनके पास सेम जुरिस्डिक्शन है, concurrent jurisdiction है, आप वो सेम ही मैटर पर डिसाइड करेंगे और conflicting decisions आ गए तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। So this is the object of section 10। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसकी पहले कंडीशन समझते हैं कि इसको ब्रेक करेंगे, इस सेक्शन को, सेक्शन 10 को। तो इसकी ब्रेक करके 5 कंडीशंस बनती हैं। पहला कि दो सूट होने चाहिए, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट होना चाहिए और दूसरा सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट होना चाहिए, यानी कि दो सूट हैं, प्रीवियस सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट। जो मैटर इन इशू है, यानी कि जो सब्सिक्वेंट सूट में पार्टी ने जो केस फाइल किया, जो इशू है, जो मैटर इन इशू है सब्सिक्वेंट सूट में, वही डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है प्रीवियस सूट में। यानी कि इसमें भी वही सेम डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली वही इशू है, इसमें भी वही डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली वही इशू है। सो मैटर इन इशू इन सब्सिक्वेंट सूट इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट। तो जो इसमें मैटर है, जो मैंने इसमें इशू लेकर आई हूँ, वही डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली प्रीवियस सूट में भी है। जो फ्रेज यूज हुआ है वो सेम नहीं हुआ, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, कि मेजरली वही इशू है। थर्ड इज
both the suit must be between the same parties or their representatives. तो ये जो दोनों सूट है, प्रीवियस सूट और सब्सिक्वेंट सूट, वो वही सेम पार्टीज है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच होना चाहिए. एंड फोर्थ कंडीशन इज द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग इन the same court in which the subsequent suit is pending, or in any court in India which is competent to give the relief. Third is in any court beyond the limit of India which is established or continued by the central government. Fourth is before the Supreme Court. यानी कि जो प्रीवियसली सूट इंस्टीट्यूट किया गया था वो कहाँ पे पेंडिंग है, वो या तो उसी कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें मैंने सब्सिक्वेंट पार्टी ने सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया है, या फिर वो एक ऐसे कोर्ट में पेंडिंग है, इंडिया को कोई भी एक ऐसा कोर्ट जो कि कॉम्पिटेंट है तो उसमें वो सूट पेंडिंग है, या फिर कोई एक ऐसा कोर्ट जो कि इंडिया की लिमिट में नहीं है बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है या कंटिन्यू किया. तो एक ऐसा कोर्ट विच इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया बट इज कंटिन्यूड और स्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड फोर्थ इज या तो वो सूट जो प्रीवियस सूट है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है. Fifth condition is the court in which the previous suit was instituted must have the jurisdiction to grant relief claimed in the subsequent suit. यानी कि पार्टी जो रिलीफ सब्सिक्वेंट सूट में मांग रही है, तो जो वो कोर्ट जिसमें प्रीवियस सूट पेंडिंग है वो कोर्ट के पास अधिकार होना चाहिए, उसके पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए कि वो कोर्ट रिलीफ दे सके. कौन सा रिलीफ, जो कि सब्सिक्वेंट सूट में पार्टी मांग रही है. तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी की बात करी जा रही है. वो किस कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की बात, जहां पे मैंने प्रीवियस सूट फाइल किया था वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए रिलीफ देने का. कहाँ पे कौन सा रिलीफ देने का, जो कि सब्सिक्वेंट सूट में मांगा गया है. एंड द लास्ट कंडीशन, द सिक्स्थ कंडीशन इज द पार्टीज टू द लिटिगेशन मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट. यानी कि दोनों जो पार्टीज हैं प्रीवियस सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में वो सेम टाइटल में लिटिगेट करनी चाहिए, यानी कि सेम कैपेसिटी में. यहाँ पे मैंने सूट फाइल किया एज अ लीगल एयर और यहाँ पे मैं सूट फाइल करने आ गया एज अ मॉर्टिगेजी. तो ये एक सूट प्रीवियस सूट मैंने लीगल एयर की तरह फाइल किया और यहाँ पे मैं सूट फाइल कर रही हूँ एज अ मॉर्टिगेजर, एज अ मॉर्टिगेजी. तो ऐसा नहीं हो सकता, कैपेसिटी सेम होनी चाहिए. अगर मैं यहाँ पे एज अ लीगल एयर फाइल कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मैं एज अ लीगल एयर ही फाइल करूंगी. यहाँ पे एक और कंडीशन है, जब मैं कंडीशन नंबर 4 बता रही थी कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट, जो ऑल 4 कंडीशंस व्हिच आई टोल्ड. तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन और आ जाता है जो कि सेक्शन 10 में बोला गया है कि अगर प्रीवियस सूट एक फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो उस केस में इंडियन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट. तो यहाँ पे जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो सब्सिक्वेंट सूट ट्राई कर सकते हैं प्रोवाइडेड द प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट. अगर फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर यहाँ पे सब्सिक्वेंट सूट ट्राई कर सकते हैं इंडियन कोर्ट्स. बट अगर इंडिया में ही किसी कोर्ट में पेंडिंग है या फिर उसी सेम कोर्ट में जहाँ पे सब्सिक्वेंट सूट पेंडिंग है इंडिया में, या फिर कोई ऐसा कोर्ट जो कि इंडिया की लिमिट्स के बाहर है बट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टैब्लिश करी है या फिर कंटिन्यू कर रही है या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो फिर सब्सिक्वेंट सूट को स्टे कर दिया जाएगा. तो फिर रेस्ट सब्जुडिस आ जाएगा, अट्रैक्ट होगा. ठीक है. अब नाउ व्हाट इज द टेस्ट. टेस्ट क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है और अब सब्सटेंशियली इन इशू था प्रीवियस सूट में, अब मेरे को सब्सिक्वेंट सूट को अब स्टे कर देना. हाउ यू विल डिसाइड दैट, कैसे डिटरमाइन होगा, उसके लिए टेस्ट है कि whether the decision of previous suit would operate as res judicata in subsequent suit. कि अगर जो प्रीवियस सूट था अब वो पेंडिंग था, अब उसमें डिसीजन आ गया. ठीक है, अब उसको डिसाइड कर दिया कि डिटरमाइन कर दिया कि उसमें डिसीजन आ गया. अगर वो डिसीजन रेस जुडिकाटा की तरह अप्लाई ऑपरेट करेगा, तो अगर ऑपरेट करेगा रेस जुडिकाटा की तरह इन सब्सिक्वेंट सूट, तो सब्सिक्वेंट सूट को स्टे कर दिया जाएगा. तो सेक्शन 10 वहां पे लगा दिया जाएगा. रेस जुडिकाटा मैं नेक्स्ट सेक्शन में समझाऊंगी, सेक्शन 11 है वो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी. बट उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर एक कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो अब दूसरा सूट फाइल नहीं किया जा सकता उसी सेम सब्जेक्ट मैटर पे, उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, क्योंकि ऑलरेडी एक कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे रखा है, दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते हैं. तो अगर रेस्ट सब्जुडिस में क्या है, इसका टेस्ट यही है कि अगर प्रीवियस जो सूट था उसमें डिसीजन आ जाता है और वो डिसीजन जो है वो रेस जुडिकाटा की तरह अप्लाई कर रहा है सब्सिक्वेंट सूट में, दूसरे सूट में जो आपने फाइल किया है, तो अब इस दूसरे सूट को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, इस पे स्टे लगा दिया जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रोवेंशन. अगर इस सबसेक्शन 10 ये सेक्शन 10 को अगर वायलेट किया जाता है, अगर इसको कॉन्ट्रोवीन किया जाता है द प्रोविजन ऑफ रेस्ट सब्जुडिस, तो क्या होगा. तो अगर डिग्री कॉन्ट्रोवीन कर देती है सेक्शन 10 को, तो वो डिक्री नलिटी नहीं होती है और ना ही इसको एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में डिसरिगार्ड किया जाता है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में अब इसको नहीं मानेंगे. नो,
सो ना तो ये नलिटी मानी जाएगी, ना ही इसको डिसरिगार्ड किया जाएगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, इवन इफ द डिक्री इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 10. व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट्स अ रूल ऑफ प्रोसीजर. रूल ऑफ प्रोसीजर है, तो अगर डिक्री पास हो गई और पार्टी ने वेव कर दिया, अगर पार्टी जो है उसने अपने राइट को वेव कर दिया, तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट बिकॉज इट इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड पार्टी इसको वेव कर सकती, तो अगर एक बार पार्टी ने वेव कर दिया अपना ये राइट, तो बाद में वो कोर्ट को ये नहीं बोल सकती है कि सब्सिक्वेंट सूट की वैलिडिटी को क्वेश्चन कर दे. दैट मीन्स जस्ट बिकॉज इट इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर, देन दैट मीन्स द पार्टी कैन वेव इट. बट अगर पार्टी अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर लेती है और वेव कर देती है इस राइट को, और इसको वेव कर देती है इस रूल को, तो और कोर्ट को बोलती है कि पार्टी जो है वो इट विल लाइक टू प्रोसीड विद द सब्सिक्वेंट सूट, तो क्योंकि अब पार्टी जो है अपने राइट को यूज कर रही है और उसने बोला है कि वो सब्सिक्वेंट सूट के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करेगी, तो क्योंकि अगर पार्टी ने प्रोसीड करने के लिए बोल दिया, नाउ पार्टी बाद में सब्सिक्वेंट सूट की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकती, बिकॉज द पार्टी इटसेल्फ सेड कि अब इसको सब्सिक्वेंट सूट के अकॉर्डिंग चलना है. तो क्योंकि पार्टी ने अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज कर लिया, उसने रूल ऑफ प्रोसीजर को उसको वेव कर दिया, तो बाद में सब्सिक्वेंट सूट की वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकती है. तो इसलिए जब डिक्री भी पास होती है तो वो नलिटी नहीं मानी जाती है and it cannot be disregarded in the execution proceedings. Again, what I explained is it's a rule of procedure जो कि पार्टी वेव कर सकती है, और अगर पार्टी इस राइट को वेव कर देती है और कोर्ट को बोलती है कि वो सब्सिक्वेंट सूट के साथ ही प्रोसीड करेगी, तो बाद में जब सब्सिक्वेंट सूट के साथ कोर्ट प्रोसीड कर जाता है, तो बाद में पार्टी जो है वो सब्सिक्वेंट सूट की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकती है. दैट वुड बी फाइनल. So that's all for today. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, you can put that in the comment section below. That's all for today. Thank you guys.